दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के बारे में। तो आज हम समझेंगे दोस्तों कि चतुर्भुज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि चतुर्भुज होता क्या है। तो दोस्तों इसका परिभाषा ये कहता है कि इसका परिभाषा है दोस्तों कि चार भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है या फिर चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए चार भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है दोस्तों। तो इसके लिए किसी फिगर को चतुर्भुज कहलाने के लिए दो कंडीशन होने चाहिए। पहला तो उसमें चार भुजा होने चाहिए और दूसरा वो बंद होनी चाहिए दोस्तों, बंद आकृति होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई फिगर इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो एक चतुर्भुज होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे देखिए एक आकृति बना करके देखते हैं ये। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसमें चार भुजाएं हैं दोस्तों। मान लीजिए ए पॉइंट दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं और इसको डी। ठीक है, तो देखिए इसमें चार भुजा है दोस्तों। देखिए भुजा कौन कौन से है, ए बी, ठीक है, बी सी, उसके बाद सी डी और फिर डी ए। ये चार भुजाएं हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, चार भुजाएं हैं इस चतुर्भुज में। तो और देखिए चारों तरफ से ये बंद है दोस्तों। ठीक है, ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, तो ये एक चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो एक चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है और वो चारों भुजाएं चारों तरफ से बंद होती है। ठीक है, ये तो हो गया परिभाषा दोस्तों। अब देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो चतुर्भुज होता है दोस्तों उसमें बेसिकली चार भुजाएं होती हैं। ये चार भुजा होती है इसमें। ठीक है, देखिए ए बी भुजा हो गया, बी सी भुजा हो गया, सी डी भुजा हो गया और डी ए भुजा हो गया, मतलब चार भुजा हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें दोस्तों चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, चार शीर्ष देखिए, पहला शीर्ष यहाँ पर है, दूसरा शीर्ष यहाँ पर है, तीसरा शीर्ष यहाँ पर है और चौथा शीर्ष यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होती है, चार शीर्ष होते हैं और चतुर्भुज में दोस्तों चार कोण भी होते हैं। देखिए एक कोण यहाँ पर बनता है, दूसरा कोण यहाँ पर बनता है, तीसरा कोण यहाँ पर बनता है और चौथा कोण यहाँ पर बनता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम इस कोण को एक नाम दे दें, इस कोण को दो नाम दे दें, इस कोण को तीन नाम दे दें और इस कोण को चार नाम दे दें, तो दोस्तों यहाँ पर टोटल चार कोण बन रहे हैं। कौन कौन से? कोण एक, कोण दो, कोण तीन और कोण चार। ठीक है, तो चतुर्भुज में दोस्तों चार कोण बनते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोण यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री यानी कि 360 अंश होता है दोस्तों। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। ठीक है, तो हमने देख लिया चतुर्भुज में चार भुजा होती हैं, चारों भुजाएं बंद होती हैं, इसमें चार शीर्ष होते हैं, इसमें चार कोण होते हैं और चारों कोणों का योग होता है दोस्तों 360 अंश। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें दो विकर्ण भी होते हैं दोस्तों। विकर्ण होते हैं, एक होगा यहाँ से यहाँ मिलाएगा, ए को सी से मिलाएगा, पहला विकर्ण, और एक विकर्ण और होता है जो बी को डी से मिलाएगा दोस्तों। तो देखिए ये पहला विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण हो गया। तो चतुर्भुज में दो विकर्ण भी होते हैं। विकर्ण कौन कौन से हो गए? देखिए विकर्ण है अपना ए सी और बी डी, ये दोनों विकर्ण हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए चार भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज में क्या क्या होते हैं? चतुर्भुज में चार भुजा होती है, चार शीर्ष होते हैं और चार कोण भी होते हैं और चारों कोणों का योग होता है 360 अंश या फिर 360 डिग्री। ठीक है, और चतुर्भुज में दो विकर्ण भी होते हैं। तो देखिए
ये एक विकर्ण है दोस्तों, दूसरा ये एक विकर्ण है। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं चतुर्भुज के बारे में। ये तो हमने समझ लिया कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, चतुर्भुज दोस्तों बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयत, जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। दूसरा होता है वर्ग, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, तीसरा होता है दोस्तों समलंब चतुर्भुज, जिसे ट्रेपेजियम कहा जाता है। चौथा होता है दोस्तों समांतर चतुर्भुज, जिसे पैरेललोग्राम कहा जाता है। ठीक है, और पांचवा होता है दोस्तों समचतुर्भुज, यानी कि रोम्बस। तो ये 5 प्रकार होते हैं दोस्तों चतुर्भुज के। अब चलिए इन्हें हम डिटेल से पढ़ते हैं दोस्तों चलिए देखते हैं चतुर्भुज के पहले प्रकार के बारे में। तो दोस्तों चतुर्भुज का पहला प्रकार है जो है आयत। तो चलिए समझते हैं कि आयत क्या होता है। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए दोस्तों, ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये है एक आयत। ठीक है, आयत भी एक चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज का एक प्रकार होता है। तो देखिए, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है दोस्तों। जैसे देखिए, अगर हम इस भुजा की बात करें, इस भुजा की, तो इसके सामने की भुजा ये है दोस्तों, तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर इस भुजा की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये आपस में बराबर होंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, वो बराबर होती है। साथ ही साथ इसमें जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है दोस्तों। जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो देखिए यहाँ पर चारों जो कोण है वो 90 डिग्री के हैं। तो ऐसा कोई फिगर आपको दिखे तो वो एक आयत होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक आयत है दोस्तों। अब इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं। जितने भी चतुर्भुज होते हैं आपको उसमें 2 विकर्ण मिलेंगे, तो इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है दोस्तों कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये पूछा जाता है। तो हम उसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है दोस्तों। चतुर्भुज जो होता है उसमें 2 डायमेंशनल फिगर होता है, यानी कि उसमें 2 विमाएं होती हैं। 2 विमाएं कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं, एक तो लंबाई होता है दोस्तों, और दूसरा होता है चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है, लंबाई को L से और चौड़ाई को B से हम डिनोट करते हैं। तो देखिए, अगर इस फिगर में हम ये वाला जो विमा है उसको हम L मान ले। ठीक है, अगर जो ये साइड है जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है उसको हम L मान ले दोस्तों, तो ये भी L हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो अगर L ये है तो ये भी L हो जाएगा। ठीक है, और देखिए खड़ी लाइन को, जो खड़ी वाली भुजा है या फिर जो वर्टिकल साइड है उसको हम अगर B मान ले इसको, तो ये भी B हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, है ना। तो देखिए, कभी भी आपको क्षेत्रफल निकालना रहे, तो जैसे हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो कभी भी आपको क्षेत्रफल निकालना रहे तो जितने भी डायमेंशन होते हैं उनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो देखिए, इसमें हमें कितने डायमेंशन दिख रहे हैं, इसमें 2 डायमेंशन यानी 2 विमाएं दिख रहे हैं दोस्तों। एक तो लंबाई दिख रहा है, एक तो लंबाई, और दूसरा दिख रहा है चौड़ाई, है ना। तो बस आप दोनों को गुणा कर दीजिए तो हमारा आयत के क्षेत्रफल का सूत्र निकल आएगा, या फिर आयत का क्षेत्रफल निकालना रहेगा वो निकल आएगा। तो देखिए, L इंटू B, क्योंकि 2 ही डायमेंशंस हैं तो उन्हीं दोनों का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र निकल आया दोस्तों। ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र निकल आया, लंबाई गुणा चौड़ाई या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं देखते हैं। आयत का परिमाप या पेरीमीटर। तो जब कभी भी आपको किसी भी फिगर का परिमाप पूछा जाए दोस्तों, तो जो उसका एक्सटीरियर, जो उसका सबसे बाहरी भुजा हो गए, उसके कुल लंबाई आप जोड़ दीजिए, वो उसका परिमाप निकल आ जाएगा। तो देखिए, इसमें कितने भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं दोस्तों। तो चारों भुजाओं का योग कर दीजिए, चारों भुजाओं का योग। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम इस वाली भुजा से। तो ये क्या है, L। ठीक है, ये हो गया L। उसके बाद देखिए ये भुजा हो गई B, उसके बाद ये वाली भुजा हो गई L, फिर ये भुजा देखिए ये कौन सी है, ये है B दोस्तों। ठीक है, अब इन चारों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये एक L है, ये एक L है, कितने हो गए L, 2 L हो गए, प्लस कर दीजिए। यहाँ पर B है और ये एक B है, तो कितने B हो गए, 2 B हो गए।
ठीक है, 2b हो गए। अब देखिए 2l और 2b मतलब 2 जो है दोनों में कॉमन है दोस्तों, तो 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमने 2 को बाहर निकाला तो अंदर में क्या बचेगा, l प्लस b। देखिए तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या बन गया दोस्तों, 2l प्लस b। ठीक है, तो ये हो गया आयत का परिमाप का सूत्र। इस फॉर्मूला की सहायता से आप किसी भी आयत का परिमाप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला से अर्थात l इंटू बी से आप आयत का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक चीज और पूछा जाता है दोस्तों इसमें कि विकर्ण की लंबाई, जैसे यहां पर विकर्ण होता है, ठीक है, यहां पर एक विकर्ण होता है। अब कभी कभी इस विकर्ण की लंबाई भी पूछ लिया जाता है, तो उसको कैसे हम निकालेंगे, चलिए देखते हैं दोस्तों। कभी कभी आयत का विकर्ण की लंबाई भी पूछ दिया जाता है, तो वो कैसे हम निकालते हैं, चलिए बताते हैं। तो देखिए अगर हम देखिए यहां पर विकर्ण है तो, और यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो वो पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होता है, वो केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। तो अगर इतना ही ले लूँ, देखिए ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये जो है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, इसको मैं अगर a मान लूँ, b मान लूँ, c मान लूँ और d मान लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये d है और ये b है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर c है। ओके, अब ये वाली जो भुजा है दोस्तों वो l है। देखिए ये l है और ये वाली भुजा जो है वो b है। हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, यानी कि हमको निकालना है db या फिर bd। ठीक है, हमको ये फाइंड आउट करना है। ये है विकर्ण की लंबाई, है ना। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेंगे दोस्तों, उसका पालन करते हुए हम विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे। पाइथागोरस प्रमेय है जो क्या कहता है, वो कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है दोस्तों, ये कहता है। देखिए कर्ण क्या है, यहाँ पर कर्ण हम BD मान लेते हैं, कर्ण हम मान लेते हैं यहाँ पर BD का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लंब क्या है, लंब है दोस्तों ये, अर्थात b स्क्वायर। ठीक है, और आधार क्या है, देखिए यहाँ पर l स्क्वायर। ठीक, देखिए अब देखिए पर क्या है, हमें BD ज्ञात करना है ना, हमें BD ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो वर्ग है उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BD बराबर ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और जब दोस्तों ये जो वर्ग है ये इधर ट्रांसफर कर देंगे तो वो कर्ण के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक फॉर्मूला फिर से बन गया विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए, कि विकर्ण की लंबाई क्या होती है, विकर्ण की लंबाई बराबर होता है √L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि जो लेंथ का स्क्वायर होता है उसको हम जो ऐड कर देते हैं चौड़ाई के स्क्वायर में, अर्थात ब्रेथ के स्क्वायर में दोस्तों, और उसका रूट हो जाता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों फार्मूला विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का, जहां L क्या है, लंबाई है, और B क्या है, वो चौड़ाई है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आयत से रिलेटेड ये चीज़ें पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। अब चलिए देखते हैं वर्ग के बारे में दोस्तों। चलिए देखते हैं चतुर्भुज के अगले प्रकार के बारे में, जो है वर्ग। तो देखिए वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो वर्ग का एक फिगर है दोस्तों, इसमें चारों भुजाएं वो बराबर है दोस्तों। ये AD भुजा, ये देखिए AD भुजा बराबर हो जाएगा DC भुजा बराबर BC बराबर AB। ये सभी भुजाएं दोस्तों आपस में बराबर है, यानी कि ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, चारों एक दूसरे के बराबर है। यानी कि अगर हम इसको 5 मान ले तो ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है दोस्तों। ठीक है, तो जो वर्ग होता है दोस्तों उसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। साथ ही साथ इसमें प्रत्येक कोण का मान भी 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर इसमें भी, जैसे आयत में सभी कोण का मान 90 डिग्री था, वैसे ही वर्ग में भी प्रत्येक कोण जो होता है दोस्तों वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। ओके, अब इसमें भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल चलिए कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं कि इसमें चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं दोस्तों। ठीक है,
तो अगर मैं एक भुजा को ए मान लूँ, ठीक है, एक भुजा को मैंने ए मान लिया, तो चूंकि सभी भुजाएं बराबर हैं इसलिए सभी क्या हो जाएंगी, सभी ए हो जाएंगे, है ना। क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है इसलिए एक भुजा को हमने ए माना तो चारों भुजा तो भी ए हो जाएंगे ना। अगर मैंने एक भुजा को बी मान लिया तो चारों भुजा भी बी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सभी एक दूसरे के बराबर हैं इसलिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है दोस्तों। देखिए ये भी 2 डायमेंशनल है, इसमें भी एक लंबाई है एक चौड़ाई है, हालांकि लंबाई और चौड़ाई इसमें सब बराबर है ना। तो इसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो देखिए हम जो हॉरिजॉन्टल है उसको लंबाई मान लेते हैं और जो वर्टिकल है उसको हम चौड़ाई मान लेते हैं। तो देखिए लंबाई क्या है, ए है दोस्तों, ठीक है, देखिए लंबाई क्या है, ए है, देखिए ए है ना, और गुणा कर लीजिए, अब चौड़ाई क्या है, वो भी ए है दोस्तों। देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए गुणा ए अर्थात ए का घात 2 निकल गया। तो यही है सूत्र दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल निकालने का। इस पहले तो वर्ग में सभी जो भुजाएं हैं वो होती हैं वो बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण जो है वो बराबर होता है और 90 डिग्री का होता है। तो देखिए लंबाई भी ए हो गया और चौड़ाई भी ए हो गया, तो इससे हम क्षेत्रफल क्या निकाल लिए, ए गुणा ए, यानी ए भी लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ए और ए गुणा ए स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया दोस्तों भुजा गुणा भुजा, इसको भुजा गुणा भुजा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर आया इसके क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है। अब कभी कभी वर्ग का परिमाप भी पूछ लेता है, वर्ग का परिमाप। तो दोस्तों परिमाप आपको निकालना रहे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जितनी भी भुजाएं हैं दिए गए हैं उन सभी की लंबाइयों को आप जोड़ लीजिए, वही परिमाप होता है। तो चारों भुजाओं का योगफल जो लंबाई है वही इसका परिमाप हो जाएगा। तो देखिए एक भुजा ये है उसकी लंबाई ए है, ये भुजा है उसकी लंबाई ए है, ये एक भुजा है उसकी लंबाई ए है और ये एक भुजा है इसकी लंबाई भी ए है। अब चारों को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, कितने ए है, तो 4 ए है दोस्तों, 4a। तो 4a है वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला। आपको कभी भी वर्ग का परिमाप फाइंड आउट करना रहे किसी भी प्रश्न में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है 4a का, ठीक है। तो चलिए अब हमने निकाल लिया वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला और वर्ग का परिमाप का फार्मूला। अब इसमें एक चीज और पूछा जाता है, तीसरा है वो है दोस्तों वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण देखिए जैसे हमने आयत में निकाला था, यहां पर एक विकर्ण होता है, यहां पर कुछ इस तरीके से, ये एक विकर्ण होता है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर बी है, ये वाला भुजा बी है, ये वाला सी है और ये वाला डी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर फिर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे और उसकी सहायता से हम इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे कि उसका लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो सकता है, वो हम फिगर आउट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पाइथागोरस का प्रमेय तभी लागू होता है जब एक समकोण त्रिभुज होता है। तो देखिए ये भी एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर ये वाली भुजा क्या है, ये ए है, ठीक है, ये वाली भुजा ए है और ये वाली भुजा ए है, तो ये हम ए कर लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि जो ये कर्ण है, ठीक है, इसका स्क्वायर जो होता है आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। अब देखिए ये बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों 2a स्क्वायर, ठीक है। एक a स्क्वायर ये है और दूसरा a स्क्वायर ये है, दोनों जुड़कर क्या हो गए 2a स्क्वायर, है ना। अब देखिए चूंकि हमको BD का मान निकालना है, यानी कि विकर्ण की लंबाई निकालना है, तो जो ये वर्ग है स्क्वायर है उसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ होगा क्या कि देखिए 2 तो कर्णी के अंदर ही रहेगा दोस्तों, लेकिन देखिए यहाँ पर a का घात 2 है, तो ये जो घात 2 है वो इस कर्णी को काट देगा, तो यहाँ पर केवल a बचेगा, ठीक है, केवल यहाँ पर a बचेगा। इस प्रकार वर्ग का विकर्ण क्या हो गया दोस्तों 2, ये वर्ग का विकर्ण हो गया कर्णी 2a। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र हो गया √2a, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें, ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
दोस्तों चलिए देखते हैं अब चतुर्भुज के तीसरे प्रकार यानी कि समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं दोस्तों। तो देखिए एक फिगर आपको दिख रहा होगा, ये एक समलंब चतुर्भुज का फिगर है दोस्तों। इसमें देखिए ये एक भुजा है और ये एक भुजा है, ये एक दूसरे के आमने सामने है। इन्हीं को सम्मुख भुजा भी कहा जाता है दोस्तों। जो आमने सामने होते हैं उन्हें ही सम्मुख भुजा भी कहा जाता है। तो देखिए ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात ये दोनों भुजाएं जितने दूर तक आगे चली जाए, जहां तक इन दोनों को लेकर चले जाए, उनके बीच की दूरी हमेशा एक समान रहेगी। अगर इनके बीच की दूरी हम अगर 5 किलोमीटर या फिर 5 मीटर मान ले तो वो हमेशा वही डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी होती है उसको हम हाइट भी बोलते हैं, दूरी या फिर ऊंचाई दोस्तों। इसको एस से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये पेयर दोनों बराबर है दोस्तों। तो जो समलंब चतुर्भुज होता है उसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक ही पेयर वो क्या होता है, वो पैरेलल होता है, वो समांतर होता है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें जो विकर्ण होता है, देखिए अगर एक और मैं बना लेता हूं, तो इसमें जो विकर्ण होता है दोस्तों वो एक दूसरे को अनुपातिक विभाजित करता है। देखिए ए बी सी डी, अगर मैं यहाँ पर ओ मान लूँ इसको, तो जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को अनुपातिक विभाजित करते हैं। जैसे कि अगर ए ओ बटे ओ सी है तो बी ओ बराबर भी, या फिर डी ओ कर लेते हैं, डी ओ बटे हो जाएगा ओ बी दोस्तों, ठीक है। अगर ए ओ बटे ओ सी है तो डी ओ बटे ओ बी हो जाएगा। इस प्रकार से ये है क्या है कि जो इसके विकर्ण हैं एक दूसरे को अनुपातिक विभाजित करते हैं, ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्षेत्रफल का सवाल भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी कि AD प्लस BC, समांतर भुजाओं का योग। ये क्या है, समांतर भुजाओं का योग, और गुणा उससे करते हैं ऊंचाई से, ठीक है। यानी कि हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ये होता है दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कि 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट अर्थात ऊंचाई, ठीक है। अब कभी कभी आपको इसमें परिमाप भी पूछ लिया जाता है। तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या हो गया, तो बस इनके चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, जो भी लंबाई है चारों भुजाओं को उनको जोड़ दीजिए, तो आपको समलंब चतुर्भुज का जो परिमाप है वो ज्ञात हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए देखते हैं चतुर्भुज के अगले प्रकार के बारे में। दोस्तों चलिए देखते हैं चतुर्भुज के अगले प्रकार के, जो है समांतर चतुर्भुज या फिर पैरेललोग्राम। तो देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर दोनों हो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है दोस्तों। तो देखिए एक फिगर आपको दिख रहा होगा, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए और समांतर भी होनी चाहिए, तो जो है वो एक समांतर चतुर्भुज होगा दोस्तों। तो देखिए अगर हम बात करें AB और CD की, तो ये आपस में बराबर भी है दोस्तों और समांतर भी है, ठीक है। समांतर का कहने का तात्पर्य है कि इनको हम जितने दूरी तक ले जाएं दोनों भुजाओं को, वहां तक इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा एक समान होगी, तो वो समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस फिगर में AB बराबर है दोस्तों CD के, साथ ही साथ AB जो है वो पैरेलल है CD के, ठीक है। अब तो इस भुजा की बात हो गई, अब देखते हैं इस भुजा की बात करते हैं। ये भी आमने सामने की भुजाएं हैं दोस्तों, जिस तरीके से ये आमने सामने की भुजाएं थे उसी तरीके से ये भी आमने सामने की भुजाएं हैं। तो ये भी क्या है, ये भी बराबर है और पैरेलल भी है दोस्तों। देखिए AD बराबर है BC के तथा AD पैरेलल भी है BC के। तो जो चतुर्भुज इन दो कंडीशन को फुलफिल करता है दोस्तों वो एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और वो समांतर भी होते हैं दोस्तों। तो ऐसा जो चतुर्भुज होता है उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं दोस्तों। समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो AC और BD, जैसे ये हो गए विकर्ण,
तो जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं दोस्तों, उनकी लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं, इनकी लंबाइयाँ जो है अलग अलग होती हैं, बट ये जो है वो चतुर्भुज को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है समांतर चतुर्भुज का, तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का दोस्तों फार्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होगा। तो देखिए ये तो हो गया आधार, ठीक है, ये हो गया आधार। अगर मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ खींच दूँ, इन दोनों के बीच की दूरी उसको हम h मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम h यानी हाइट मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, और ये हो गया बेस। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों b इंटू एच, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आपको बस आधार और ऊंचाई का गुणा करना है, उससे आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर यहीं पर आपको समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछ लिया जाए, तो आपको बस इतना करना है कि चारों भुजाएं की जो भी लंबाई होगी उनको आपको आपस में योग कर देना है, आपको सम कर देना है दोस्तों। तो चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग ही होता है परिमाप, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं चतुर्भुज के अगले प्रकार के बारे में, जो है दोस्तों समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वह चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। देखिए एक फिगर आपको दिख रहा होगा, इसमें प्रत्येक भुजा जो है a लंबाई की है दोस्तों। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि चारों जो भुजाएं हैं वो आपस में समान है, ठीक है। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में समान हो, आपस में बराबर हो, वो क्या होता है, वो समचतुर्भुज होता है। अब आप सोचेंगे कि वर्ग का परिभाषा भी ये तो यही है कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है वो वर्ग कहलाता है। तो जी हाँ दोस्तों, वो परिभाषा तो ठीक है, बस एक डिफरेंस दोनों में ये है कि वर्ग के जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है दोस्तों। अगर हम वर्ग की बात करें तो इसमें जो प्रत्येक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, बट समचतुर्भुज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो एंगल बनेंगे दोस्तों यहाँ पर वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो इनमें बेसिक डिफरेंस ये है, ठीक है। तो आप वर्ग को एक समचतुर्भुज बोल सकते हैं, बट एक समचतुर्भुज को वर्ग नहीं बोल सकते, ठीक है। अब देखिए ये एक विकर्ण है दोस्तों D1 और एक विकर्ण ये है D2, ठीक है। तो ये जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ ये जो विकर्ण है वो इस चतुर्भुज को 4 समान भागों में विभाजित करता है, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कौन कौन से हैं, D1 है और D2 है, तो दोनों को आप गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया दोस्तों समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। अगर इसमें समचतुर्भुज का परिमाप पूछ लिया जाता है तो आप क्या करेंगे, चारों भुजाओं की जो लंबाई है उसको जोड़ दीजिए। तो जैसे इसका अगर परिमाप की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये लंबाई है a, ठीक है, ये लंबाई है a, ये लंबाई है a और ये लंबाई भी है a। तो इस प्रकार से चारों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 4a। तो समचतुर्भुज का परिमाप का फार्मूला क्या हो जाएगा 4a, यानी कि हमने चारों भुजाओं की जो लंबाई है दोस्तों उसको जोड़ लिया, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे।